जैसे आपका मैट्रेस के अलावा भी बाहर से कोई मैटर खरीदना पड़ेगा कलेक्शन की पढ़ने के लिए? हाँ, जैसे कुछ किताबें अगर आपके पास टेक्स्ट बुक रखी हुई है तो उन किताबों को आप देख सकते हो। जैसे मान लो कोई टॉपिक डिस्कशन करना है, उसका डीपली पार्ट भी आपको पढ़ना है, तो उस टेक्स्ट बुक का आपको सहारा लेना है। चाहे माधुरी हुसैन हो, सवेंद्र सिंह की बुक्स हो, पी दयाल की किताब हो, डी एस लाल की किताब हो, और इंग्लिश मीडियम की जो भी किताबें हैं, टेक्स्ट बुक एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा जिसमें डिस्कशन करना पड़ेगा सर आपको। जैसे आरपीएससी ने जो सिलेबस अपलोड किया हुआ है, तो उसके बाहर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? सिलेबस पे पैरामीटर होता है भाई। जैसे आपको दे दिया कि इंडिया ज्योग्राफी है, इंडियन पॉपुलेशन है, या इंडियन अर्बन पार्ट है। जैसे अर्बन ज्योग्राफी दे दिया, उसके अंदर टॉपिक दे दिया। अर्बन का मतलब है अर्बन के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है वो कहाँ कहाँ स्थापित की गई है। जैसे मान लो अर्बन भूमि उपयोग दे दिया, अब ऑन्सलो का मॉडल है, अब ऑन्सलो मॉडल नाम नहीं लिखा, तो जितने भी अर्बन लैंड यूज के जो 3-4 मॉडल के अलावा और भी एक्स्ट्रा मॉडल है क्वेश्चन, तो उन पे भी बन सकता है। जैसे एडवर्ड उस्मान ने और क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया, तो उसमें बनेगा। तो सिलेबस को एक पैरामीटर दे दिया कि ये चीजें हैं, उसके टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीजें लिंक होती है। अब जैसे हाइपर मार्केट की भी बात करें अपन, तो वो जैसे जोन ऑफ डिस्कार्ड की बात करें तो ऐसा कहीं भी उसमें नहीं मिलता, लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट है तो अपन को पढ़ना पड़ेगा उसको। तो आप सिलेबस का, जैसे अपन कहते हैं कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस, मान लो कोर्ट में जाते हो आउट ऑफ सिलेबस को लेकर, तो तब जाओगे ना जब आपका 1-2 नंबर के आसपास रहोगे। आप 150 नंबर पीछे हो तो आप कोर्ट जाके क्या करोगे? तो पहले तो उस लेवल पे तैयारी करनी है कि अपन को कट ऑफ के बाहर बिखरना है और भी लाइन के आगे जाके गिरना है, तो समस्या ही नहीं आएगी। तो ज्योग्राफी तो आपको पूरा ही पढ़ना है। सर कार्टोग्राफी क्या है, क्वेश्चन टफ लगते हैं हाँ, तो टफ हो तो किसी किसी प्रकार से तैयारी करें? कार्टोग्राफी को जैसे यूनिट वाइज बांटो। जैसे कार्टोग्राफी हो गया, उसमें जैसे प्रक्षेप हो गए, स्केल हो गया, डाटा रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर आप स्टेटिक्स का पार्ट अलग रखो, ये कार्टोग्राफी नहीं है, ये टेक्निक्स है। फिर रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का पार्ट अलग रखो, और रिसर्च मेथडोलॉजी का पार्ट अलग रखो। इन सबको अलग अलग, क्योंकि इन सब ये सारी टेक्निक्स हैं और इम्पोर्टेंट है, और ये जिसको ये वाला यूनिट तैयार रहता है ना, वो आगे नंबर भी अच्छा लाएगा। रिसर्च तो अभी से इनके बारे में पढ़ना शुरू कर दो, और फिर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने चाहिए। क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जिसमें जैसे कुर्टिसस होता है, कर्टिसस होता है। अब कर्टिसस कुकुदता बोलते हैं हिंदी में, अब कुकुदता आ गया और वहाँ कर्टिसस आ गया, लेप्टोकर्टिस, मेसोकर्टिस। तो आपको फिर इंग्लिश वर्जन भी ध्यान में रखना पड़ेगा। विषमता आ गई, विषमता का कोई और शब्द उन्होंने और दे दिया, तो आपको इंग्लिश शब्द भी ध्यान। तो ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, ऐसी एक्सरसाइज बुक्स होनी चाहिए जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन प्रोवाइड कराए। तभी आजकल के जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं ना, उसको क्लियर कर सकते हैं ना, जो बार बार अपन हिंदी इंग्लिश पेपर को देखते रहते हैं। सर ये आपका स्टडी मटेरियल बेनिफिशियल है? हाँ, जैसे मैंने स्टडी मटेरियल जो बनाया है बेसिकली यूनिट वाइज बना रखा है। जैसे फर्स्ट पेपर के 10 यूनिट और सेकंड पेपर के 10 यूनिट, उनमें हमने 80% मैटर को कलेक्ट कर रखा है, और उनके साथ साथ हमने ये एक्सरसाइज बुक्स भी दी है। जैसे आप ये बुक्स को पढ़ोगे, अब इसमें ये कर सकते हैं कि पहले राउंड में इन बुकलेट्स को आप एक्सरसाइज करते हो तो 2 बुक्स यूज करो, फिर नेक्स्ट दूसरे राउंड में एक्सरसाइज करते हो तो 2 बुक्स फिर यूज करो। और तो ये, और इसके बाद जब तीसरा एक्सरसाइज पैटर्न आएगा तब तक हमारी 2 बुक्स और आ जाएगी, तो उनसे एक्सरसाइज करोगे तो 80 से 85% पुराने पेपर्स को मिला के देख लो और न्यू पैटर्न को देखोगे तो हमने इनमें थिंकर्स पहले डिस्क्राइब कर रखा है, शब्दों को डिस्क्राइब कर रखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में डाल रखे हैं। तो ये बहुत बेनिफिशियल है। पिछली बार कई स्टूडेंट जो मेरा स्टडी मटेरियल लेके गए थे, जो क्लास में पढ़ते थे उनका तो स्कोर अच्छा था ही, जो स्टडी मटेरियल लेके गए थे उनकी भी रैंक अच्छी आई है। कई ऐसे कैंडिडेट है जिनकी रैंक बहुत बेटर रही है यहाँ के स्टडी मटेरियल का। सर और जैसे लेक्चरशिप एग्जाम जो होता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं या इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, ज़्यादा? उसमें अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप जो भी चीज़ है उसको पढ़ लिया, जैसे आपने अर्बन ज्योग्राफी पढ़ लिया, अब आप जयपुर की मार्केट में घूम रहे हो, दिल्ली के मार्केट में घूम रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा टाइप का मार्केट है। जैसे आजकल न्यू साइबर कैफ़े आगे तो किस में आएगा, जैसे कनॉट प्लेस है तो वो क्या है, जयपुर में हमारी रोड है तो कौन सी एक्टिविटी सी स्कीम में होती है, आदिवास पैटर्न कहाँ होता है, क्या शहर के अंदर ही रेजिडेंशियल पार्ट है या शहर के बाहर रेजिडेंशियल पार्ट होता है। कि ये भी पैटर्न, जैसे अपन देखेंगे शहर की जो सेंटर होता है वहाँ दुकान, छोटी दुकान का
रेंट बहुत ज़्यादा होता है, उतनी दुकान उससे 4 गुना बड़ी दुकान शहर के बाहर है, उतना रेंट उतना वहाँ मिलेगा, तो क्या कारण है? अप्लाई करो। जैसे वांथनेन का मॉडल है कि गांव है, गांव के पास वाली जमीन जो होता है उसका रेंट वैल्यू ज़्यादा होता है, गांव से 4 किलोमीटर दूर वाली जमीन का रेंट वैल्यू कम होता है। तो ये वेरिएशन चेक करो। फिर आप ये देखो कि दूर वाली जमीन को अपन किसान साल भर में एक बार यूज करता है या 3 बार यूज करता है, 3 सीजन होते हैं अपने, तो 3 बार यूज करता है। पास वाली जमीन का किसान 3 बार यूज क्यों करता है? जैसे रस का बोएगा, चारा बोएगा या कोई ऐसी फसल करेगा। जैसे बाजरा जो है बाहर वाले खेत में नहीं करेगा, वो आसपास या थोड़ा दूर वाले में, क्योंकि बाजरे का मार्केट भाव कम होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो सरसों या ऐसी चीज़ें वहाँ प्रोडक्शन करेगा। फिर एक किसान का खेत मान लो गाँव के पास नहीं है, तो दूर है, तो सारी चीज़ें वो एक साथ ही कर लेगा। फ्रेगमेंटेशन कैसा है, ये अनुभव से क्वेश्चन ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं। तो आपको पढ़ने के साथ साथ एक्सपीरियंस भी लेना है, जो जो चीज़ें आपने देखी है उन पे आपको काम करना है। एक्सरसाइज होना है, तो एक्सरसाइज क्या टॉपिक के अनुसार करना है या कंप्लीट क्लाइमेट पूरी हो जाए उसके बाद? नहीं, उसमें जैसे कुछ बुक्स हमने ऐसी बना रखी है इसमें 3 चैप्टर हो गए, तो 3 के क्वेश्चन बने हुए हैं। एक 3 चैप्टर के 3 क्वेश्चन 3 पेपर बने हुए हैं। फिर पूरा क्लाइमेट का भी पेपर जनरेट कर रखा है। फिर उसके 4 पेपर है दूसरी बुक्स में, जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हमने बना रखे हैं, ताकि दोनों टर्मिनोलॉजी आपको पकड़ में आए। और फिर कंप्लीट फिजिकल होने के बाद भी 4-5 पेपर बना रखे हैं, ताकि पूरे कंप्लीट फिजिकल का समझ में आए। जैसे दक्षिण अमेरिका पढ़ा, तो हमने दक्षिण अमेरिका के क्वेश्चन बना रखे हैं 30। फिर जब आप अफ्रीका पढ़ोगे तो अफ्रीका के 30 क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो उसके होंगे उसमें दक्षिण अमेरिका के भी ऐड कर देंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया जो पढ़ोगे तब क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया के होंगे, लेकिन ऑप्शन में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तीनों को, ताकि आप चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन कर सको। फिर जब उत्तरी अमेरिका पढ़ोगे तो उत्तरी अमेरिका के क्वेश्चन होंगे, उसमें यूरोप और एशिया के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, ऑप्शन नहीं होंगे, लेकिन नीचे के जो पढ़ चुके होंगे, ऐसे जैसे बढ़ते जाओगे पीछे के ऑप्शन ऐड होते जाएंगे, ताकि आप सब बातों को एक्सप्लेन कर सको। तो एक पैटर्न फॉलो करना, और जितने ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे, तो हमारे भी जो 4 बुक्स है उनमें कम से कम 3-3 हज़ार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में हमने डाल रखे, तो बहुत एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छी किताबें हैं। So जैसे डाटा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, हाँ। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होता है उसमें भी आए थे। हाँ तो क्या कॉलेज से जो एग्जाम होता है उसमें भी यही प्रोसेस रहता है? हाँ, डाटा के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका उद्गम कब हुआ, ओरिजिन कब हुआ, उसमें कितने सदस्य देश है, या जैसे कोई कॉन्सेप्ट हो गई तो कब, जैसे मान लो वेगनर ने थ्योरी कब दी, उसमें पुस्तक का अपडेट आ जाता है कि पुस्तकें कब प्रकाशित हुई, पुस्तक का राइटर कौन है, ये से मिलान में आ जाता है, ऐसे कूट के क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस हमने डाल रखी है। अब आपको क्या है कि पहले 4-5 महीने बिना सिलेबस देखे हुए सारे भूगोल के पैटर्न को यूनिट वाइज स्टडी करो। मैंने यूनिट का पैटर्न बता दिया कि दिन को 3-4 हिस्सों में बांट दो, 2-3 घंटे प्रादेशिक अध्ययन, जिसमें पहले विश्व खत्म होते ही विश्व को भी महाद्वीप वाइज, चाहे एनसीईआरटी से पढ़ो या कहीं से भी स्टडी करो। फिर जब पूरा विश्व खत्म हो जाए तो उसके बाद भारत को पढ़ो, उसके भी पार्ट अलग अलग, जैसे उत्तरी भारत, मध्य भारत, दक्षिणी भारत। फिर राजस्थान को पढ़ो, उसमें भी राजस्थान को पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, फिजिकल और ह्यूमन सब कलर, ये रीजनल अप्रोच है। फिर सिस्टमेटिक में आ जाओगे, विश्व को ही फिर आप जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या, विश्व के उद्योग वगैरह पढ़ोगे, इनका वितरण हो गया। फिर थ्योरेटिकल अप्रोच आ जाओ, सैद्धांतिक अप्रोच से कि किसने कौन सी थ्योरी, जैसे वेबर ने थ्योरी दी। जैसे आप ये पढ़ते हो कि जापान के सारे उद्योग तटों पर ही है, तो ये तो वितरण हो गया। ये तो पता तब चलेगा ना कि आपने जापान को पढ़ा कि हाँ सारे उद्योग यही हैं, लेकिन ये बात वेबर भी तो अपनी थ्योरी में बता रहा है कि उद्योग वहीं लगेगा जब न्यूनतम कॉस्ट आए। इसका मतलब जापान में सारे उद्योग तट पे इसलिए लगे हैं कि वहाँ मिनिमम कॉस्ट आएगी, क्योंकि वहाँ सस्ता जल परिवहन मिल गया। अगर उद्योग अंदर लगाएगा तो रोड का खर्चा हो रहा जाएगा, ट्रांसपोर्ट, इसलिए उसको निर्यात और आयात में फायदा वहीं होता है, क्योंकि वहाँ तक का उद्योग लगेगा। तो इस तरह से पैटर्न को सीखते हुए काम करना, ठीक है। थैंक यू। आप काट दिया क्या? कर दिया बंद। लाइट